चैप्टर का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बारे में हमने थोड़ा सा पीछे बात किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा है तो भी ये लेक्चर देख करके उस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि इसे देखेंगे तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा। So, cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल्स डिस्कवर किया था। He observed the cells in a cork slice with the help of primitive microscope. इन्होंने जो सेल की डिस्कवरी किया था, as I have told you in previous lecture that, कि उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो कि उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप का यूज किया था, उसके थ्रू उन्होंने कॉर्क स्लाइस में क्या देखा था? सेल देखा था। और उन्हें वो सेल किस टाइप का दिखा था? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा था। सो लीवेनवेनहॉक 1674 with the improved microscope discovered the free living cells. लीवेनवेनहॉक ने 1664 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से फ्री लिविंग सेल को देखा, जो कि कहाँ पे देखा था? पॉन्ड वाटर में। फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल किसने देखा था, तो लीवेनवेनहॉक ने देखा था। फर्स्ट टाइम सेल किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसमें देखा था? बार्क ऑफ ट्री में इससे जो कॉर्क सब्सटेंस मिलता है उसमें देखा था। और ये जो इन्होंने जो बार्क होता है कोर्स वो डेड सेल होता है, तो इन्होंने कौन सा? रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था। और फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखा था? लीवेनवेनहॉक ने। कब देखा था? 1675 में। सो इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं, इन्होंने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। पुरकिंजे, अच्छा आप ये बताइए कि हार्ट में भी परकिंजे फाइबर होता है, कहाँ होता है? इसे आप अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। Purkinje in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell. Purkinje ने 1839 में सेल्स के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है, फ्लूइड सब्सटेंस, उसे क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द cell is the basic structural unit was presented by two biologists, Sleeden 1838 and Swan 1839. सेल थियरी, जो कि सेल थियरी में ये कहा गया है कि जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं सब सेल से मिलकर के बने हैं। तो सेल थियरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब सेल से बने हैं, ठीक। और सेल जो होती है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, यानी बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ होती है हर ऑर्गेनिज्म की। और इसे सेल थियरी को दो बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था, जिनका एक का नाम था स्लीडन। 1838 में ये बॉटनिस्ट थे। इन्होंने 1838 में ये कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर के बने हैं? सेल से। और स्वान 1839 में इन्होंने कहा था कि ये जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर के बने हैं। तो ये दोनों मिलकर के सेल थियरी प्रपोज किए, लेकिन इनकी जो सेल थियरी है वो ये नहीं बता पाए कि आखिर जो सेल है वो किससे मिलकर के बना है, मतलब कैसे बना है, ये सेल आया कहाँ से। तो द सेल थियरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्च्यू, जिन्हें रोडोल्फ वर्च्यू भी कहते हैं, 1855 बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। 1855 में सेल थियरी को वर्च्यू साहब ने कंप्लीट किया और इन्होंने कहा कि जो सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर के बनी हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, ये भी क्वेश्चन कभी पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई थी, तो 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी। It was possible to observe and understand the complex structure of a cell and its various organelles. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद जो है कई सारी सेल ऑर्गेनली और सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को देखने और समझने में संभव हो पाया, नहीं तो पहले लोग जो है नहीं देख पाए थे। The invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world.
ये कह रहा है कि मैग्नीफाइंग लेंसेज के इन्वेंशन के बाद जो भी माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, यानी कि जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, हम उन्हें देख पाए। ठीक, इट वॉज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम। अब हम ये जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल का बना हो सकता है, जैसे कि अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। अमीबा जो कि इर्रेगुलर शेप का होता है, अमीबा जो कि इर्रेगुलर शेप का होता है, क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम जिसके शरीर बॉडी पर जो है सीलिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये सिंगल सेल्स के बने होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में बांटा गया है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो सिंगल सेल के बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, जो कई सारे सेल्स के बने होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर कहते हैं। These organism are called unicellular organism। यूनि मीन्स होता है सिंगल। ये ऑर्गेनिज्म जो कि एक यूनि मीन्स होता है एक, सिंगल, और सेलुलर यानी एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट function in it to form various body parts in multicellular organism। Multi means many, such as fungi, plants and animals। दूसरी तरफ जो मेनी सेल्स, कई सारे सेल्स एक साथ मिल करके अगर एक बॉडी बनाती हैं और वो जो है अलग अलग काम करते हैं, उनके सभी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, वेरियस पार्ट्स, उनके अलग अलग पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो कई सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि जो फंगी, जैसे फफूंद आपने देखा होगा, अचार में जब अचार खराब हो जाता है तो उसमें वाइट कलर का कुछ फॉर्म हो जाता है जिसे फंगी या मोल्ड कहते हैं। और जब भी ब्रेड खराब होता है तो उसके ऊपर भी ग्रोथ होती है, तो फंगी की ग्रोथ होती है। प्लांट्स, आप प्लांट्स तो देखते ही हैं, पौधे और जानवर। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है क्या हम और कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम पता कर सकते हैं। जैसे आपने तो अभी 4 नाम पता किया है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और अमीबा। तो और भी अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग अस, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या फंगी हो, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो पहले उनकी ओरिजिन किससे हुई थी, सिंगल सेल से हुई थी। पहले वो सिंगल सेल से बने थे, यानी एक सेल ही जो है वो ग्रो करने के बाद उसके अंदर फंक्शन हुआ, ग्रो करने के बाद 2 सेल से 4 से 16 से ऐसे ऐसे वो ग्रो करके मतलब डबल होती गई। जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से, या 64, ऐसे ऐसे ये अलग हुई। तो मतलब ये बहुत सारी सेल्स मास में बन गई और एक तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो कह रहे हैं एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से आए। हाउ, कैसे आए। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। कह रहे हैं जो सेल्स होती हैं वो एक मतलब डिवाइड होती हैं और अपनी ही तरह की नई सेल्स बनाती हैं। ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इस तरह से जितनी भी सेल्स हैं वो पहले से पाई जाने वाली सेल से बनी है। तो ये लाइन किसने बोला था, रुडोल्फ वर्च्यू ने। कब बोला था, 1855 में। कब बोला था, 1855 में। अब एक्टिविटी 5.2 हम देखते हैं। We can try preparing temporary mound of leaf peels, tips of roots of onion and even peels of onion of different size। हम जो है अलग अलग मतलब टेम्पोररी माउंट कर सकते हैं लीफ पील्स का और रूट की टिप्स का, अनियन के रूट की टिप का, और इवन अनियन के डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट अलग अलग साइज के जो अनियन थी उनके पील का हमने पहले भी एक्टिविटी 5.1 में भी माउंट किया था। आफ्टर प्रिपेयरिंग द अबव एक्टिविटी, ऊपर वाली एक्टिविटी करने के बाद
लेट्स अस सी व्हाट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित जो क्वेश्चन है, जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है, उनके आंसर क्या हो सकते हैं। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। कह रहे हैं क्या जितने भी सेल्स हैं, जो आपने अनियन बल्ब का पील लिया था और उसे मतलब उसे आपने माइक्रोस्कोप से देखा था, तो क्या सारे सेल्स के शेप और साइज एक तरह दिख रहे थे, आकार और माप एक तरह दिख रहे थे। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। क्या सारे सेल्स एक स्ट्रक्चर में भी एक तरह दिख रहे थे। कुड वी फाइंड डिफरेंस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स बॉडी। क्या हम वी फाइंड डिफरेंस अमंग सेल्स। क्या हम सेल्स के बीच में जो है डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स बॉडी के अलग अलग पार्ट से जो हमें सेल्स मिलते हैं उनके बीच का डिफरेंस पता चल सकता है। वॉट सिमिलरिटी कुड वी फाइंड। इनमें क्या समानताएं होंगी, ये सब भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी शो किया गया है और इस डायग्राम के थ्रू और इस एक्टिविटी के थ्रू आपको कुछ समझाने की कोशिश की गई है। इस एक्टिविटी का भी आंसर आपको इस पैराग्राफ में मिल जाएगा। सम ऑर्गेनिज्म कैन हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो है सेल्स अलग अलग काइंड्स के होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर डिपिक्ट। निम्नलिखित पिक्चर को देखिए। इट डिपिक्ट सम सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। ये जो आपको सेल दिया गया है ये ह्यूमन बॉडी का सेल। जैसे हमारी जो मसल सेल होती हैं ये इस टाइप की होती हैं, इसे स्मूथ मसल सेल कहते हैं। वैसे आपने टिश्यू चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपको बताया गया होगा कि कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू और स्ट्रेट मस्कुलर टिश्यू। तो जो कि वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक, ये 3 टाइप के होते हैं। फिर ये ब्लड सेल स्फेरिकल शेप का होता है जिसे बाइकॉन्वेव शेप का कहते हैं। ये नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी की, लॉन्गेस्ट सेल। तो इसके ये एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स पार्ट है और ये सेल बॉडी है। ठीक, फिर ये ओवम, इसी से सबका पहले विकास शुरू होता है। जितने भी ओवम और स्पर्म, ये स्पर्म है, ये देख रहे हैं मतलब आपको स्नेक के टेल की तरह आपको कुछ दिख रहा है, तो ये स्पर्म है और स्पर्म और ओवम एक साथ फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है और उसी जाइगोट से सबकी लाइफ शुरू होती है। ये बोन सेल है जिसका शेप इरेगुलर होता है, इसे ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। फिर इसके बाद इसे फैट सेल है जिसे इसमें फैट डिपॉजिट होता है जिसे एडिपोसाइट सेल कहते हैं। तो वेरियस सेल्स फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, आपने ह्यूमन बॉडी की कई सारी सेल्स को देखा, सबका शेप और साइज क्या है, डिफरेंट है। तो इससे भी आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा। अब आपने जो इतने तरह के शेप और साइज देखी, ऐसा क्यों होता है? अगर इसे बनाया गया है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा। ठीक है, तो द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जिस तरह का वे काम करते हैं सेल्स, उसी तरह से उनका शेप और साइज हो जाता है। मतलब उनके स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका शेप और साइज होता है। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। अमीबा का जो शेप होता है वो हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है ना। कहते हैं अमीबा का सेल का शेप जो होता है इरेगुलर होता है क्योंकि उसमें बार बार स्यूडोपोडिया बनते रहते हैं। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स एंड पेक्युलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स हैव अ टिपिकल शेप। कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा की चेंजिंग साइज शेप जो चेंज होता रहता है। कुछ केसेस में सेल का जो शेप होता है कुड बी मोर और लेस फिक्स, वो ज्यादा या कम फिक्स हो सकता है। या फिर कह सकते हैं कि कई सेल्स तो ऐसे होते हैं उनका जो पर्टिकुलर टाइप की जो सेल होते हैं उनका शेप ही फिक्स होता है। जैसे नर्व सेल का एक टिपिकल शेप होता है, हमने नर्व सेल यहाँ पे देखा था ना, ये देखिए ये नर्व सेल्स हैं। तो each living cells have the capacity to perform certain basic function that are characteristics of all living form। जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनके पास जो है कैपेसिटी होती है, मतलब क्षमता होती है कि वो सारे बेसिक फंक्शन को क्या कर सके, परफॉर्म कर सके।
मतलब बेसिक फंक्शन क्या है, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब। तो दैट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग फॉर्म। अच्छा ये बताइए कि आप लिविंग हैं कि नॉन लिविंग हैं, और लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप लिविंग हैं। ठीक है, ये आंसर आप रिप्लाई कीजिएगा। हाउ डज आर लिविंग सेल्स परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन। कह रहे हैं जो लिविंग सेल्स होती हैं वो ये सारे काम कैसे करती हैं, जैसे कि रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन और फिर सेंसिटिविटी, ये सब काम जो है सेल कैसे परफॉर्म करती है। वी नो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेवर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग। हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में, जैसे कि जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंगी हो गए, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हम लोग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हम लोगों में डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स क्या कह रहा है कि हमारी जो माउथ है वो अलग काम करती है, हमारा नोज अलग काम करते हैं, हमारे हैंड्स अलग काम करते हैं, हमारे लेग्स अलग काम करते हैं, सबका काम डिवाइड है। ठीक है, यानी हमारे जो हैंड है, हमारी जो नोज है, हमारा स्टमक, हमारी इंटेस्टाइन जिससे मिल करके बनी है, जिन सेल से मिल करके बनी है, वो सेल एक स्पेसिफिक काम करते हैं, ऐसा ये लाइन कह रहा है। ठीक, दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। इसका मतलब ये है कि अलग अलग ह्यूमन बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी का अलग अलग जो पार्ट्स है वो अलग अलग काम करता है। हाँ, ये तो अलग अलग ही काम करता है ना, हम तो मुंह से ही खाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि और किसी पार्ट से खा लें। तो जो भी हमारे पार्ट्स हैं वो एक स्पेसिफिक काम करते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज अ हार्ट टू पंप ब्लड। ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, हृदय होता है, जो कि क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। और स्टमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है। ऐसे सब कुछ, जैसे किडनी क्या करती है अगर पूछा जाए तो यूरिन फॉर्म करती है, यानी कि एक्सक्रीशन का काम करती है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इसी तरह से सिंगल सेल जो कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें भी क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है। इनफैक्ट ईच सच सेल्स हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट्स नोन एज सेल ऑर्गेनली। वास्तव में क्या होता है कि सब सेल्स के अंदर जो होता है एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जो कि उसे जो सब काम करते हैं, जिसे सेल ऑर्गेनली कहते हैं, सेल की अंगक कहते हैं। आपको पता होगा सेल के अंदर जो है, अगर हम लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम टू शो यू। ये देखिए हम डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लांट सेल बना लेते हैं। तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उस लेयर को हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ना कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज फाउंड इन आउटर पार्ट ऑफ द सेल। ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, सेल वॉल और एक काम क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करने का भी काम करता है। ठीक है, ये अलग अलग तरह की सेल्स यहाँ पे होंगी। ठीक है, ये सराउंडिंग सेल को, सराउंडिंग मीडियम को सेपरेट करने का काम करता है। अब ये हो गई सेल वॉल। उसके बाद क्या पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये भी सेल्स को एक डेफिनिट शेप देने का काम करता है और एक सेल को दूसरे सेल से, मतलब इसके सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, आपने अच्छा अंडे देखे हैं, तो अंडा जब आपने देखा होगा तो अंडे के अंदर आपको एल्ब्यूमिन दिखता है, व्हाइट पार्ट दिखता है जो कि फ्लूइड टाइप का होता है। उसी तरह से हर सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अगर ये सेल मेम्ब्रेन ना रहे तो ये साइटोप्लाज्म ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, पूरी तरह से इसको बांधे रखने का काम करती है और एक साइड मतलब साइटोप्लाज्म को और कहीं दूसरे साइटोप्लाज्म, सेल के दूसरे साइटोप्लाज्म से मिक्स होने से बचाती है।
अब ये जैसा कि आप जानते हैं प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है। ये जो वैक्यूल होता है, सॉरी ये थोड़ा सा इधर बन गया, ये है वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या काम करता है, वैक्यूल में सारे फ्लूइड भरे होते हैं और इस वैक्यूल की वजह से, सेंट्रल वैक्यूल की वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में, न्यूक्लियस मीन्स होता है केंद्रक, केंद्रक मीन्स जो बीच में पाया जाए। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीच में ना पा करके कहाँ पाया जाता है, पेरीफेरल में, मतलब पेरीफेरे की तरफ। ठीक है, तो ये पेरीफेरल में हो जाता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, जो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अभी तो आप आगे पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। ठीक है, वैसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और न्यूक्लियस अगर जो पाया जाता है वो नेक न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। अब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन को, इस पन्नी को क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो जो भी मेम्ब्रेन पाई जाएगी वो क्या करेगी, एक दूसरे को सेपरेट करने का काम करेगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर की चीजों को क्या करती है, सेपरेट करने का काम करती है। व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूक्लियस। एंड नाउ, अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक नेट होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो इसे अंतःद्रयी जालिका कहते हैं। जालिका मतलब जाल, जाल मीन्स नेट, तो इसका नाम हिंदी से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है क्या करता है, ऐसे पूरा नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर से जो राइबोसोम होते हैं, वो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर की जो डबल मेम्ब्रेन होती है वो कहीं कहीं पे आपस में फ्यूज हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है, चिपक जाती है, तो वहां पर छेद बन जाते हैं। तो उन कई सारे न्यूक्लियर पोर होते हैं, उन न्यूक्लियर पोर से न्यूक्लियर के जो मटेरियल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। कभी हम बोर्ड पे इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है न्यूक्लियर के अंदर से राइबोसोम बाहर आ करके इस पे क्या हो जाते हैं, एम्बेडेड हो जाते हैं, यानी इसमें धस जाते हैं। और आपको पता होगा कि राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है। तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाएगी, प्रोटीन बनाएगी। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है, राइबोसोम जो है ग्रेन्यूल्स लाइक होते हैं, इस वजह से इनका सरफेस कैसा हो जाता है, इनका सरफेस कैसा हो जाता है, रफ टाइप का। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब अगर इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट मीन्स इस सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होंगे। तो जो न्यूक्लियस से दूर होते हैं जो उन रेटिकुलम को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर थे जिसे हम राइबोसोम कहते हैं, वो राइबोसोम इसमें नहीं पाए जाते। तो ये क्या है, SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ ये प्लांट सेल है, तो प्लांट्स में आपको पता होता है कि इसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में ऐसे कई सारे थैलाकॉइड पाए जाते हैं, और थैलाकॉइड स्ट्रोमल लैमली द्वारा जुड़े होते हैं। कई सारे थैलाकॉइड को ग्रेना कहते हैं, ग्रेना स्ट्रोमल लैमली द्वारा जुड़े होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल होता है, वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप कर करके फोटोसिंथेसिस करवाता है। उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, ऊपर वाली मेम्ब्रेन तो कंटिन्यूअस होती है, और अंदर वाली मेम्ब्रेन कैसी होती है,
इन्वेजिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें कहीं कहीं पे क्या हो जाते हैं, क्रिस्ट बन जाते हैं। तो इसको अंदर वाले को इन्वेजिनेट होकर के ये क्रिस्टी फॉर्म कर देती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी बनाता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। देखिए हमें दो चीजें पता चली, तीन मतलब एक तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसे राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद हमें ये पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी बनाता है, तो इसलिए मतलब एनर्जी निकालता है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को ट्रैप करके क्या करता है, फूड सिंथेसिस करवाता है, इसलिए किचन ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का किचन मतलब प्लांट्स का किचन या कह सकते हैं, तो क्लोरोफिल को सेल ऑफ द किचन भी कहते हैं, किचन का सेल जो है कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें ये साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कई सारे पार्ट्स बचे हुए हैं जो कि हम आगे और डिटेल में समझेंगे। तो इस तरह से आपको सेल के कुछ ओवरव्यू पता चला कि सेल में ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें बड़ा सा वैक्यूल होता है, इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एम्बेडेड होते हैं, इस वजह से उनका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फिर इसके बाद आपको ये पता चला कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, लिपिड बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करके फूड सिंथेसिस करवाता है, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। नाउ अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ तक तो कहाँ तक हुआ था, ईच काइंड्स ऑफ सेल ऑर्गेनली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल। हर तरह की सेल ऑर्गेनली, जो कि सेल ऑर्गेनली जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये सब क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक काम करते हैं, और एक मतलब सच मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, ये एक नया मटेरियल सेल में बनाते हैं। क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, और जैसे कि लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको साफ करता है, एंड सो ऑन, और सारे काम करते हैं सेल ऑर्गेनल। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनली। एक सेल जो है वो इसीलिए जिंदा रहता है, लीव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन, और सारे काम करता है क्योंकि उसके अंदर ये सेल ऑर्गेनली पाई जाती हैं। सेल मतलब ऑर्गेनलीज की वजह से सेल्स जो है जिंदा रहते हैं और सारे काम करते हैं। द ऑर्गेनलीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड अ सेल, और सारी ऑर्गेनलीज एक साथ मिल करके सेल बनाती हैं। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम ऑर्गेनली नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड। कह रहा है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत रोचक है कि जितनी भी सेल्स होती हैं, ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव सेम, जितनी भी सेल्स हैं सब में सेम सेल ऑर्गेनली होते हैं। ये मैटर ही नहीं कर रहा है को कौन सा काम कर रहे हैं, चाहे वो नर्व सेल हो, चाहे वो हमारी एडिपोसाइट सेल हो, चाहे वो बोन सेल हो, चाहे वो स्मूथ मसल सेल हो, सब सेल्स के अंदर यही सेम सेल ऑर्गेनली होती हैं। कुछ में ज्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं, लेकिन मैक्सिमम यही सब होती हैं। और चाहे वो हाथी हो या घोड़ा हो या ह्यूमन बींग्स हो, सब में यही सेल ऑर्गेनली पाई जाती हैं। ये मैटर नहीं करता कौन से ऑर्गेनिज्म है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, इसको आप बताएंगे। हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, किसने सेल की खोज की और कैसे की। व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी।